नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम धामी आज कई कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज पूरा दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी का काफी व्यस्तता भरा रहेगा, जहां राज्य के क्रांति दिवस मेले में सीएम धामी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। सुबह 11:30 बजे का समय जब पीट स्टैंड गढ़वाल में कार्यक्रम का आयोजन होना है। स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह की स्मृति में आयोजन होगा। 1 बजे ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का लोकार्पण होना है। हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए ट्रैक का लोकार्पण होगा। काशीपुर में निःशुल्क एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ भी इस दौरान किया जाना है। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का जो आज पूरे दिन भर का स्केड्यूल है वो काफी व्यस्तता भरा रहने वाला है और उसको लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। कई कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति सीएम पुष्कर सिंह धामी दर्ज कराएंगे, जिसमें सबसे पहले ये जो कार्यक्रम है आपको बता दें कि उसकी शुरुआत को लेकर अभी से रूपरेखा तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय क्रांति दिवस मेले में सीएम धामी की उपस्थिति रहेगी और जब वहां पर पहुंचेंगे उनकी अगवानी की जाएगी। तो इस दौरान जो जनसभा है उनको भी संबोधित करेंगे। साथ ही उत्तराखंड किस तरह से कई ऐतिहासिक फैसले ले रहा है, साथ ही क्रांति की जो नई बयार है वो बह रही है, इसका भी जिक्र सीएम धामी की तरफ से किया जाएगा। अशोक मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अशोक, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पूरे दिन किन किन कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे? बिल्कुल, देखिए ऋतु, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दो अलग अलग जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। अगर जी। इसमें सबसे पहले अगर बात करें तो पौड़ी गढ़वाल के पीठ सैन के दौरे पर आज मुख्यमंत्री रहेंगे और इस दौरान पेशावर कांड के महानायक स्वतंत्रता सेनानी वीर जी। सिंह गढ़वाली की जो आज पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि के मौके पर राजकीय क्रांति दिवस मेले का शुभारंभ किया गया है और जिसका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों होना है। जी। क्योंकि देखिए जिस तरीके से आज अगर हम उनके बलिदानों को याद करें। अब बिल्कुल, और ऐसे में अशोक, चूंकि सीएम धामी कई जब कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे तो ये आज के तमाम कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सीएम धामी की उपस्थिति विशेषकर बेहद खास रहने वाली है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 1 बजे का वो समय होगा जब ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का लोकार्पण करेंगे। एक बार फिर से अशोक, आपके पास आते हुए जानकारी साझा कीजिए। बिल्कुल, देखिए एक तरफ मुख्यमंत्री आज पौड़ी गढ़वाल के पीठसेन दौरे पर होंगे तो दूसरी तरफ इसके बाद मुख्यमंत्री सीधा उधम सिंह नगर के काशीपुर पहुंचेंगे, जहां पर काशीपुर पहुंच करके आज आरटीयू की ओर से जो ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री की ओर से किया जाना है। इसी के साथ साथ हरिद्वार और ऋषिकेश के भी जो ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट है उसका लोकार्पण भी आज मुख्यमंत्री करेंगे। तो यहाँ पर यह जरूर कहा जा सकता है कि ऑटोमेटेड टेस्ट ड्राइविंग को लेकर के हो, ऑटोमेटेड ट्रैक को लेकर के हो, तो एक बड़ी सौगात उधम सिंह नगर को, ऋषिकेश को, साथ साथ ही काशीपुर को भी मिलेगी। तो जिस तरीके से देखिए लगातार, क्योंकि अगर अब बात की जाए तो उत्तराखंड में जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जो तमाम प्रक्रिया है, चाहे वो पेपर देने से संबंधित हो या टेस्ट ड्राइव से संबंधित हो, अभी तक देखा गया है कि वो सामान्य तौर पर जरूर देखने को मिलती थी। लेकिन अब जिस तरीके से इन ऑटोमेटेड जो ट्रैक्स है उनका जब आज लोकार्पण मुख्यमंत्री की ओर से हो जाएगा तो आने वाले समय पर यह जरूर कहा जा सकता है लोगों को काफी ज्यादा सुविधाएं जरूर मिलेंगी। तो कुल मिलाकर के आज दो अलग अलग जिलों के तरफ पौड़ी गढ़वाल के पीठसेन और दूसरी तरफ उधम सिंह नगर के काशीपुर दौरे पर रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ दो बड़ी सौगातें हरिद्वार को और ऋषिकेश को वर्चुअल के माध्यम से भी देंगे। साथ ही अशोक, आपसे ये जानेंगे जब सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचेंगे तो क्या तस्वीरें सामने आ सकती हैं? इन तमाम कार्यक्रमों को लेकर किस तरह की रूपरेखा तैयार की गई है ताकि कोई कोर कसर ना बचे और सीएम धामी का फिलहाल इंतजार? देखिए निश्चित तौर पर जब भी हमने देखा है कि मुख्यमंत्री जिस भी जिले में जाते हैं उस दौरान जो भी सौगात उस जिले को दी जाती है, वहां की जनता को दी जाती है। आज भी जब देखा जाएगा कि पौड़ी गढ़वाल के दौरे पर होंगे या फिर उधम सिंह नगर के दौरे पर होंगे तो एक तरफ तो ये सौगात तो दी ही जाएगी, लेकिन ये जरूर देखा जाएगा कि इससे पहले मुख्यमंत्री की ओर से जिले में जो जो घोषणाएं की गई हैं उसको लेकर के कार्यकर्ताओं से जरूर पूछा जा सकता है कि जनता के बीच में किस तरीके का अभी तक का फीडबैक निकल करके सामने आ रहा है। क्योंकि देखिए हर बार ये जरूर देखा गया है कि मुख्यमंत्री का जिस भी जिले में दौरा हुआ है वहां की जनता को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जरूर दी है। वहीं अपने संबोधन में डबल इंजन की सरकार आज देश के लिए, प्रदेश के लिए किस तरीके से काम कर रही है, अंतिम छोर तक के बैठे हुए हर एक व्यक्ति को किस तरीके से सरकार
हर सुविधा देने का काम कर रही है, योजनाओं के लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, उसका बखान भी मुख्यमंत्री करते हुए दिखाई देते हैं। और कुछ आज इसी तरीके की तस्वीरें निकल करके भी आएगी जब जी। मुख्यमंत्री का संबोधन चाहे फिर वो पौड़ी गढ़वाल के पीठसैन में हो या फिर उधम सिंह नगर के काशीपुर में हो, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री उन तमाम चीजों का भी जिक्र यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे जो अब तक की केंद्र सरकार और फिर राज्य सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए किया है, और जनता प्रदेश के अंतिम छोर तक के बैठे हुए बिल्कुल हर एक अशोक, व्यक्ति तो उस योजना का लाभ पहुंचाने निश्चित का तौर जो पर आज सीएम धामी की तरफ से एक बड़ी सौगात भी दी जानी है हरिद्वार और ऋषिकेश को। बहरहाल जानकारी साझी की उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे यूसीसी को लेकर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने यूसीसी को लेकर बीजेपी पर अमर्यादित बयान दिया है। करण महारा ने कहा कि यूसीसी में बीजेपी सरकार ने लिव इन रिलेशनशिप को परमिशन दे दी तो क्या बीजेपी के नेता अपनी बेटियों को बिन ब्याहे किसी के साथ भेजेंगे। करण महारा के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ा रुख अपनाते हुए महारा को मर्यादा की सीमा में रहने की बात कही। साथ ही बीजेपी का यह भी कहना कि राजनीतिक विरोध के नाम पर दूसरे की बेटियों को लेकर टीका टिप्पणी बेहद शर्मनाक है। उत्तराखंड की फिजा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लेकर नया सियासी संग्राम छिड़ गया है। इस संग्राम की शुरुआत की है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने। कैसे, जरा सुनिए। लिव इन रिलेशनशिप का जो मामला है भाग 3 में बीजेपी का कोई नेता बोल दे वो अपनी बेटी को बिना विवाह के किसी के संग रहने देने के लिए इजाजत देगा, इस बारे में कोई बात नहीं होती। और यूसीसी है क्या? आर्टिकल 44 हमारे संविधान का, उसका उल्लंघन कर रखा है यहाँ यूसीसी उत्तराखंड में। वो कहता है नियम जो भारत के नागरिक मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया पे लगेगा। हम सब सिटीजन ऑफ इंडिया, हम उत्तराखंड में रहते हैं पर हम सिटीजन तो इंडिया के हैं ना, भारत के नागरिक हैं हम लोग। तो जो पूरे भारत के, संपूर्ण भारत के नागरिकों पर जो कानून लागू नहीं होता वो यूसीसी कैसे हो सकता है? तो कानूनी रूप से वो भी गलत है। तो ये सारी चीजें जो है बीजेपी के ABCD कार्यक्रम है जिसमें वो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट करके चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन वो राष्ट्र और राज्य दोनों का नुकसान करे। तो सुना आपने, उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण महारा यूसीसी को लेकर बीजेपी को खरी खोटी सुना रहे हैं, अब मर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। बीजेपी पर हमलावर होते हुए करण महारा ने बीजेपी पर राज्य और राष्ट्र को नुकसान करने का बड़ा और गंभीर आरोप लगाया। तो उधर बीजेपी ने विपक्ष पर जोरदार प्रहार करते हुए करण महारा को मर्यादा की सीमा में रहने को कहा। साथ ही राजनीतिक विरोध के नाम पर दूसरों की बेटियों पर टिप्पणी करना शर्मनाक बताया। समझ नहीं पा रहा हूँ करण महारा किस मानसिकता से ग्रस्त हैं अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि करण महारा भी कोई बाहर के लोग तो नहीं, हमारे अपने लोग हैं। आदमी भाजपा का होगा चाहे कांग्रेस का होगा, है तो हमारा उत्तराखंड का। अपने बच्चों के बारे में कोई इस प्रकार की बात कर सकता है, मैं पहला गार्जियन देख रहा हूं। उनके भी शायद बच्चे बड़े होंगे, नहीं होंगे तो उनके परिवार में तमाम बच्चियां होंगी, और इस तरह का भाव आप व्यक्त कर रहे हैं तो आपकी मानसिकता बहुत ठीक नहीं है। ठीक है, आप नहीं चाहते कि लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन हो या उससे कांग्रेस सहमत नहीं हो सकती है तो उसको हतोत्साहित करें, अपनी बात रखें, लेकिन परिवार के बच्चों तक तो न जाए, अपने बच्चों तक तो न जाए कम से कम। यूसीसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान मर्यादाओं की सीमा को तो तोड़ ही रहा है, साथ ही सियासी सिद्धांतों को भी चुनौती दे रहा है। ध्यान रहे कि भाषा की मर्यादा राजनीति का पहला सबक है और आखिरी सीख भी। विपक्ष को ये ध्यान रखना होगा। देहरादून से शुभांगी भट्ट, दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वही बात अगली खबर की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य के इंजीनियरिंग संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किए जाने के संबंध में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। साथ ही आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस के अधिवेशन और इसके साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठकों में लिए गए फैसले पर अब आगे की रणनीति तैयार करने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सह प्रभारी, नेता प्रतिपक्ष, तमाम विधायक और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई, साथ ही अधिवेशन में तय हुए कार्यक्रमों पर अमल करने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में आगामी ट्रेनिंग शेड्यूल, जिला अधिवेशन, प्रदेश में प्रभारी बनाए जाने जैसे तमाम मुद्दों को लेकर मंथन किया गया। एक बड़ा प्रोग्राम देहरादून में होगा जिसकी तैयारी को लेकर बैठक थी।
उसके अलावा जो हमारी जिला स्तर की हमारी ट्रेनिंग्स हैं उसमें क्या चर्चाएं हैं, हमारे प्रभारी नियुक्त होने हैं जिले स्तर के, उन सभी गंभीर विषयों पर आज चर्चा विमर्श हुआ है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हमको उठाने हैं और कौन से स्टेट लेवल को उठाने हैं, उन सभी में हमारे सीनियर्स ने उसमें अपनी राय दी है और हमने सब उसको पेन डाउन भी किया है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम कैसे इन सब चीज़ों को करें। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा है, जिस तरह देश में अराजकता का माहौल है, जिस तरह से बेरोजगारी महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरह से विकास अवरुद्ध हुआ है, पूरा सामाजिक ताना बाना ध्वस्त हो चुका है और सब अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। संवैधानिक व्यवस्थाओं को कमज़ोर किया जा रहा है। तमाम मुद्दों को लेकर यूसीसी को लेकर एक बहुत बड़ा हमारे सामने सवाल है। यूसीसी को लागू कर दिया गया है, उसके पीछे क्या वजह है, क्या खामियां हैं, किस तरह से यहाँ की भारतीय जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे मूल्य हैं, उनको ध्वस्त करने की लोगों के बीच में जा रहे हैं, पूरे देश में ही जा रहे हैं, उसके साथ साथ उत्तराखंड में जा रहे हैं। हम रैलीज़ कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। अपना ऑर्गेनाइजेशन हमारा कांग्रेस पार्टी का, वो लोगों के बीच में जा रहा है कि किस तरह से बीजेपी जो ये आइडिया ऑफ इंडिया है, जो हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है, उसको ख़त्म कर रही है। लोकतंत्र किस तरह से खतरे में है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, रियल मुद्दे हैं, बीजेपी उससे भाग रही है और जो फिक्टिशियस मुद्दे होती है उस पे जा रही है। हम बीजेपी को एक्सपोज करेंगे। आखिर उत्तराखंड बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष कब मिलेगा, इसकी चर्चाएं और ये सवाल लंबे समय से उठ रहा है। वहीं इसी बीच भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बयान देते हुए कहा कि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष का नाम का ऐलान होने वाला है। वहीं क्या नए चेहरे को संगठन बीजेपी की कमान सौंपेगा या फिर ये चेहरा रिपीट होगा, इस पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि ये नेतृत्व का फैसला है। तो अभी समय मैं बता नहीं पाता हूँ, लेकिन जल्दी नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की तिथि घोषित होगी। सर वही चेहरा रिपीट होगा? अब यह तो भाई नेतृत्व तय करता है, उसमें हम कोई बयान देने की स्थिति में होते नहीं। नेतृत्व जो भी तय करेगा उसको लागू किया जाएगा। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बीजेपी नेताओं को सीधे तौर पर कह दिया कि अगर यूसीसी उत्तराखंड के लिए इतना बेहतर साबित हो सकता है तो क्या बीजेपी के नेता अपनी बेटी को बिना शादी के किसी के साथ रहने की सहमति दे सकते हैं। अब ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि लिव इन रिलेशनशिप को सर्वोच्च न्यायालय ने भी मान्यता दी है, उसी के अनुरूप उत्तराखंड यूसीसी में इसका प्रावधान शामिल किया गया। का जो मामला है भाग 3 में बीजेपी का कोई नेता बोल दे वो अपनी बेटी को बिना विवाह के किसी के संग रहने देने के लिए इजाजत देगा, इस बारे में कोई बात नहीं होती। और यूसीसी है क्या? आर्टिकल 44 हमारे संविधान का, उसका उल्लंघन कर रखा है यहाँ यूसीसी उत्तराखंड में। वो कहता है नियम जो भारत के नागरिक मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया पे लगेगा। हम सब सिटीजन ऑफ इंडिया, हम उत्तराखंड में रहते हैं पर हम सिटीजन तो इंडिया के हैं ना, भारत के नागरिक हैं हम लोग। तो जो पूरे भारत के, संपूर्ण भारत के नागरिकों पर जो कानून लागू नहीं होता वो यूसीसी कैसे हो सकता है? तो कानूनी रूप से वो भी गलत है। तो ये सारी चीजें जो है बीजेपी के ABCD कार्यक्रम है जिसमें वो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट करके चुनाव जीतना चाहती है। जब कोई एक्ट बनता है, यूसीसी कानून जब बन रहा था उस समय उस एक्ट को भी सम्मान रखना उस एक्ट के प्रावधानों के अनुकूल था। अब हरीश करण मेहरा जी कांग्रेस के लोगों के कारण चिंतित है, इसलिए प्रश्न हमसे कर रहे हैं। उत्तराखंड की संस्कृति लिव इन रिलेशनशिप की नहीं है, लेकिन वो क्यों चिंतित हैं? वो इस बात से चिंतित हैं कि कांग्रेस में प्रकार की स्थितियां निर्माण हो सकती हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 26 मई को प्रस्तावित दौरा फिलहाल रद्द हो चुका है। आपको बता दें कि इसकी जानकारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की तरफ से दी गई। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 26 तारीख का प्रस्तावित दौरा था, जिसमें वो सहकारिता विभाग से संबंधित बैठक को लेकर उत्तराखंड आ रहे थे, जो फिलहाल स्थगित हो चुका है। महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि दौरे को लेकर जल्द ही अगली तारीख घोषित कर दी जाएगी। आपकी जानकारी बता दो, अमित शाह जी का दौरा फिलहाल स्थगित हो गया है और जब भी वो दौरा दोबारा तय होगा तो आप सबको बताया जाएगा। आपकी जानकारी बता दो, अमित शाह जी का दौरा फिलहाल स्थगित हो गया है और जब भी वो दौरा दोबारा तय होगा तो आप सबको बताया जाएगा।
वहीं धरती पर बैकुंठ धाम कहे जाने वाले भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए नरेंद्र नगर स्थित राजमहल में टिहरी की सांसद और महारानी राज्य लक्ष्मी शाह की अगुवाई में नगर की सुहागन महिलाओं द्वारा व्रत रखते हुए पीले वस्त्र धारण करते हुए मूसल, ओखली और सिलबट्टे से तिलों का तेल पिरोया गया। आपको बता दें कि तिलों के इस तेल में विशेष जड़ी बूटी डालकर खास बर्तन में तेज आंच में पकाने के बाद इसे चांदी के तेल कलश में परिपूरित किया जाता है। राजमहल में धार्मिक पंचायत बद्रीनाथ धाम के पुजारी तेल से परिपूरित कलश की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। तो वहीं राज परिवार सहित तेल पिरोने आई सुहागन महिलाओं को भोग लगाने के बाद राज परिवार द्वारा टिमरी केंद्रीय धार्मिक पंचायत को तेल कलश भी सौंपा जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है भगवान के आशीर्वाद से, हमारे लोगों के साथ होने से, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है महिलाओं का है, इसलिए मर्द लोग को हम आने नहीं आते हैं, महिलाओं के ही है। वो भी आप लोग जानते हैं, यहाँ महिला भी सब महिला नहीं आ सकते हैं। जो शादी किया हुआ है जो ऐसे लोग आ सकते हैं। आज का समय अलग है, मगर वो परंपरा है, वो आगे चलना चाहिए और सबको पता होना चाहिए। ये यात्रा चलते चलते 22 तारीख का 25 तारीख को हम लोग अपने गांव डिमर, मूल गांव डिमर में पुजारियों को लक्ष्मी नारायण मंदिर में इस कलश को रख लेते हैं। वहीं बीते कुछ वर्षों से बंद चल रही कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल 30 जून से शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ जिले के लिपू लेक के पास से प्रतिवर्ष संचालित होने वाली ये यात्रा कोरोना महामारी के कारण साल 2020 से संचालित नहीं हो रही थी। अब इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से यात्रा का फिर से संचालन शुरू होने जा रहा है। साथ ही ये भी बता दें कि इस यात्रा में 50-50 व्यक्तियों के कुल 5 दल होंगे। यात्रा का प्रथम दल 10 जुलाई को लिपू लेक पास से होते हुए चीन में प्रवेश करेगा, जबकि अंतिम दल 22 अगस्त को चीन से भारत के लिए प्रस्थान करेगा। हर दल दिल्ली से चलकर टनकपुर और धारचूला में एक रात व्यतीत करेगा। यात्रा कैलाश की, उसके लिए भी हमारी पूरी तैयारियां हैं और ये जो है लगभग 30 जून से शुरू हो जाएगी। इसमें जो है यात्री लोग जाएंगे, 50-50 के जो है 5 दल जाएंगे, 250 यात्रियों का जो है पूरा टोली जाएगी और उसके बाद ये यात्रा 22 दिन की होगी, तो 50 यात्री एक साथ जा सकेंगे। बात करेंगे अब देहरादून की, जहां कांग्रेस मुख्यालय में उत्तराखंड कांग्रेस कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हालांकि इस बार भी उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा बैठक में शामिल होने पर उत्तराखंड नहीं पहुंची और वर्चुअली उन्होंने बैठक में हिस्सा लिया, जिसको लेकर अब सवाल ये उठ रहे हैं। दरअसल प्रभारी कुमारी शैलजा आखिरी बार मंगलौर सीट में उपचुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए पहुंची थी, लेकिन लंबे समय से वो उत्तराखंड में किसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम में नहीं पहुंची और हर बार वर्चुअल रूप से ही उन्होंने बैठकों में हिस्सा लिया। अब इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सफाई भी दे रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कुमारी शैलजा के पास कई सारी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन वो पूरी तरह से एक्टिव भी है। उत्तराखंड से जुड़ी पल पल की अपडेट वो हमेशा लेती हैं। हमारी प्रभारी भी हमसे जुड़ेंगी अभी और हमारे साथ समय समय पर जो है उनसे हम संपर्क भी करते हैं, संवाद भी करते हैं और जो दिशा निर्देश वो देती हैं उस दिशा निर्देश के अनुरूप हम जो है प्रदेश के अंदर कार्य करने का काम करते हैं। आप देख लीजिए आज जो स्थिति है उन स्थितियों में लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जितने हम कांग्रेस के यहाँ पर लोग हैं, हम सबको पता है कि जिलों में कौन कितना योग्य है, कौन किस लायक है, किस लायक है। अगर ये जानकारी अगर हमको ना हो फिर फायदा क्या है। ये सारी जानकारी हमको है, तदनुसार हम आगे बढ़ेंगे। मैडम टाइम टू टाइम जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो पास ऑन कर रही है। मैडम बहुत एक्टिव है, रोज़ चीज़ों को मॉनिटर कर रही है, समय समय पर जो निर्देश देना चाहिए वो दे रही हैं। बहुत जल्द, क्योंकि अभी पीछे हरियाणा का चुनाव था उसमें व्यस्त थे, वो बड़ी नेता है, देश की बड़ी नेता है, हमारे एससी की सबसे बड़ी नेता है अभी देश में खड़गे जी के बाद। उनके पास और भी जिम्मेदारियां हैं, उसको भी वो निर्वहन कर रहे हैं, तो उनका इन्वॉल्वमेंट लगातार उत्तराखंड में है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
वही गर्मी का सीजन आते ही डेंगू और चिकनगुनिया शुरू हो जाता है, जिससे निपटने के लिए संबंधित विभागों द्वारा तमाम तैयारी की जाती है। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में डेंगू से निपटने के लिए वार्ड रूम भी तैयार किया गया। वहीं दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि 2 अस्पताल में डेंगू की जांच हेतु एलिसा किट पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। इसके अलावा एडल्ट्स के लिए 30 बेड का मच्छरदानी सहित वार्ड तैयार किया गया। इसके अलावा 10 बेड का वार्ड बच्चों के लिए आइसोलेट करके रखा गया है। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि प्लेटलेट्स की जांच हो या फिर ब्लड की जांच हो या फिर प्लेटलेट्स को स्टोर करने की क्षमता की बात हो, सभी की पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले एक डेंगू का मरीज दून अस्पताल में भर्ती भी हुआ था, जिसकी तबीयत में सुधार आया। डेंगू का सीजन जैसे आ रहा है और मरीज डेंगू के आने लग गए हैं, तो उसके लिए हमने शासन के निर्देश के अनुसार कुछ तैयारियां की हुई हैं। पहले तो मरीज की जांच की जो भी किट चाहिए होती है, एलाइजा की किट चाहिए होती है, उसका नंबर हमने चेक किया था। हमारे स्टॉक में पर्याप्त नंबर में एलाइजा की किट्स हैं। बाकी जांच जो चाहिए होती है, प्लेटलेट की जांच, जनरल जांच, वो सारी पहले से ही हमारे पास सुविधा उपलब्ध थी। इसके अलावा अगर मरीज को भर्ती करना पड़े तो भर्ती करने के लिए हमने इस वक्त 30 बेड का एक वार्ड अलग से आइसोलेट किया हुआ है और 10 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड। बात अगली खबर की करेंगे, जहां राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर ईडी द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद से ही लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। अब इसी कड़ी में राजधानी देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि नेशनल हेराल्ड मामला और यंग इंडिया दोनों ही नॉन प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं, दोनों ही कंपनियों से 1 पैसे का फायदा नहीं मिलता है। ऐसे में ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर चार्जशीट दाखिल करना हास्यास्पद है। 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड बनती है, वो भी सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट में। उसका भी स्वरूप यही होता है कि उससे न कोई बेनिफिट ले सकता है और वो चैरिटेबल एक्टिविटीज है। मान लेता है, एक उदाहरण देता हूँ, 1000 करोड़ का टेम्पल का पैसा है या कोई एनजीओ है और उसका कोई चेयरमैन है, तब तो सारे एनजीओ करप्ट हो जाएंगे। जितने एनजीओ हैं उस देश को सबको भ्रष्ट बना दो। जब चेयरमैन या सेक्रेटरी एनजीओ से पैसा ले ही नहीं सकता, इस कंपनी से कोई प्रॉफिट ले ही नहीं सकता है, तो चाहे उसका शेयर कम हो या ज़्यादा हो, राहुल जी का शेयर कम हो या ज़्यादा हो, प्रॉफिट ले ही नहीं सकते हैं। कोई उनको बेनिफिट हो रहता ही नहीं है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जहां 24 अप्रैल को उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में आयोजित होने जा रही मॉक ड्रिल के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। आपको बता दें कि इस दौरान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आला अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही एनडीएमए के सदस्य सैयद अता हसनैन ने बताया कि चारधाम यात्रा केंद्रीय गृह मंत्रालय के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है। यात्रियों के दर्शन से लेकर सुरक्षा और उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। वहीं मॉक ड्रिल में 7 जिलों के 15 क्षेत्रों में विभिन्न यात्रा की विभिन्न चुनौतियां जैसे भूकंप, लैंडस्लाइड, ओलावृष्टि, बादल फटना जैसी आपदा से निपटने का प्रयास किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार विभागों के साथ, जिलाधिकारियों के साथ और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। अब तक कई बार बैठकें हो गई हैं। उसी के क्रम में एनडीएमए के सहयोग से आज यहाँ पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें यात्रा के दौरान किस किस प्रकार की आपदा आ सकती है, किस तरह से हम उसको हैंडल करते हैं, अब तक हमारे क्या अनुभव रहे हैं, कहाँ पे हम सफल रहे हैं, कहाँ पे असफल हुए हैं, जहाँ पे असफल हुए हैं क्यों असफल हुए हैं और उसका क्या कारण है, उसका एनालिसिस कर रहे हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और आपको मालूम है कि उत्तराखंड की ये मेन यात्रा यही है। एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट होता है ये, जिसमें तकरीबन 50 से 60 लाख लोग इसके अंदर आते हैं, पूरे देश से बाहर आते हैं और उस विचार से आते हैं कि यहाँ आकर मत्था टेक कर चार धामों में और वापस सुरक्षित जाएं। और हमारा भी मकसद यही होना चाहिए कि जितने ये यात्री आ रहे हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ जो आ रहे हैं और इन धामों में आ रहे हैं,
वो भी आकर उनको पूरी अपॉर्चुनिटी मिले अपना मथा टेकने की और बिल्कुल सिक्योर तरीके से वापस अपने घर लौटे। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।